टाइटैनिक की कहानी एक बहुत बड़े एम्बिशन के साथ शुरू हुई। दी व्हाइट स्टार लाइन, एक जानी मानी ब्रिटिश शिपिंग कंपनी का सपना था कि वो ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर ट्रेड पर राज करे। कंपेटिटर्स से आगे निकलने के लिए व्हाइट स्टार ने स्पीड पर नहीं, बल्कि सबसे बड़े साइज और लग्जरी पर फोकस करने का फैसला किया। इसी सोच से ओलंपिक क्लास लाइनर्स बने, जिसमें टाइटैनिक को तीसरा और तीनों में सबसे शानदार बनाने का प्लान था। इस विशाल जहाज का कंस्ट्रक्शन आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड्स में हुआ। हजारों माहिर वर्कर्स ने सालों तक मेहनत की, जिसकी शुरुआत 31 मार्च 1909 को उसके कील रखने से हुई। वो बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इंसान की बनाई हुई चलती फिरती चीज थी। टाइटैनिक को मशहूर तौर पर और थ्यूब की बात है कि अनसिंकेबल कहा गया था। इस थियावे को प्रेस और जैसे शिप बिल्डिंग पब्लिकेशंस ने खूब प्रमोट किया। ये यकीन उसके एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की वजह से था, खासकर उसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की वजह से। जैसे जैसे 31 मई 1911 को उसका लॉन्च डे पास आया, पब्लिक का एंटिसिपेशन चरम पर पहुंच गया। टाइटैनिक इनोवेशन और बेशुमार उम्मीदियों के एक युग का प्रतीक था, इंसान की कुतिरत पर जीत का एक तैरता हुआ सबूत। टाइटैनिक का एक्सटीरियर देखने लायक था, मैरीटाइम इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक सच्चा नजारा। उसकी 4 मैसिव फनल्स उसके प्रोफाइल पर छाई हुई थीं, हालांकि सिर्फ 3 ही फंक्शनल थीं। चौथी वाली एस्थेटिक बैलेंस के लिए लगाई गई थी। एंथर, खासकर उसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए, टाइटैनिक में ऐसी लग्जरीज थीं जो जमीन पर बने सबसे बेहतरीन होटल्स को टक्कर देती थीं। दी ग्रैंड स्टेयरकेस, जिसके ऊपर मोट शानदार शीशे का डोम था, आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना था। पैसेंजर्स वेरेंडा कैफे और पाम कोर्ट्स में मजे कर सकते थे, जो लाइव प्लांट से एसजे थे और लाइट रिफ्रेशमेंट्स थीटे थे। टाइटैनिक पर खाना खाना अपने आप में एक इवेंट होता था, खासकर फर्स्ट क्लास वालों के लिए। शानदार आ ला कार्ट रेस्टोरेंट में एक्सक्विजिट फ्रेंच क्विजीन एडिशनल चार्ज पर मिलती थी। यहाँ तक कि सेकंड और थर्ड क्लास अकोमोडेशंस भी अपनी साफ सफाई और रिलेटिव कंफर्ट के लिए मशहूर थे, जिसने ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। टाइटैनिक का मेडन वॉयज बहुत ध्यान से प्लान किया गया था, एक ऐसा सफर जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। उस महान लीनर को बुधवार 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकलना था। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक के आइटिनरी में और पैसेंजर्स को लेने के लिए 3 छोटे लेकिन सिग्निफिकेंट स्टॉप्स शामिल थे। उसका पहला पोर्ट ऑफ कॉल फ्रांस के उत्तरी तट पर चेरबर्ग था। उसी शाम को अगली सुबह 11 अप्रैल को वो दक्षिणी आयरलैंड के क्वींसटाउन एपकोब पहुंची। क्वींसटाउन से टाइटैनिक पश्चिम की ओर नॉर्थ अटलांटिक के विशाल फैलाव को पार करने के लिए निकल पड़ती। इस बहुत ज्यादा इंतजार किए जा रहे सफर की आखिरी मंजिल यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी थी। टाइटैनिक एडवर्डियन समाज के हर तरह के लोगों को ले जा रही थी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों से लेकर पूरे यूरोप से आए सैकड़ों इमिग्रेंट्स तक। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से रवाना होना बिना किसी ड्रामा के नहीं हुआ। जैसे ही टाइटैनिक पतले से चैनल से गुजरी, उसके मैसिव प्रोपेलर्स के जोरदार सक्शन से पास खड़ा एक लाइनर एसएस न्यूयॉर्क अपनी मोरिंग से टूटकर छूट गया। सफर के पहले कुछ दिनों तक टाइटैनिक पर जिंदगी वैसी ही थी जैसी उसके पैसेंजर्स ने उम्मीद की थी। मौसम यातायात ठीक था और वो मैसिव शिप अटलांटिक के पानी को आसानी से चीरता हुआ आगे भी आच रहा था। जहाज के हेल्म पर थे कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, व्हाइट स्टार लाइन के एक अनुभवी वेटरन। टाइटैनिक पर यह सफर उनके वेल डिजर्व्ड रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी सफर होने वाला था। लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक पश्चिम की ओर बढ़ता गया, एक छिपा हुआ खतरा सामने आने लगा। नॉर्थ अटलांटिक में दूसरे जहाजों से कई वायरलेस टेलीग्राफ मैसेजेस मिले, जिनमें जहाज के रास्ते में आइसबर्ग्स और बड़ी आइस फील्ड्स की चेतावनी थी। रविवार 4 अप्रैल 1912 की रात अजीब तरह से शांत और साफ थी, लेकिन धोखे से खतरनाक भी। समंदर बहुत ज्यादा फ्लैट था, जिसे अक्सर पॉलिश्ड ग्लास जैसा बताया जाता है, जिससे आइसबर्ग्स को देखना और मुश्किल हो गया था। इन हालातों और पहले मिली बर्फ की चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक लगभग 22 नॉट्स की स्पीड से अंधेरे में थियोटता रहा। क्रोज नेस्ट में, जो बो के काफी ऊपर था, लुकआउट्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली अपनी आंखें गड़ाए अंधेरे में झांक रहे थे। अचानक रात के लगभग 11:40 पर शिप्स टाइम, फ्लीट ने उनके रास्ते में सीधे एक काला सा कुछ देखा। उसने फौरन खतरे की घंटी 3 बार बजाई और ब्रिज पर फोन करके वो डरावने शब्द कहे, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर
फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने इंजन्स को फुल अस्टर्न और हेल्म को हार्ड स्टारबोर्ड करने का हुक्म दिया। जहाज मुड़ने लगा, लेकिन उसके इमेंस साइज और स्पीड का मतलब था कि वो इतनी जल्द ही रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। सीधी टक्कर के बजाय टाइटैनिक अपनी स्टारबोर्ड साइड से आइसबर्ग के पानी के नीचे डूबे हुए हिस्से से रगड़ गया। वाटरलाइन के नीचे डैमेज बहुत ज्यादा था। उसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 6 में पानी भर गया। वो अनसिंकेबल शिप ऐप डूबने वाला था। ये कड़वा सच कि टाइटैनिक डूब रहा है उन लोगों में पहले तो यकीन ना होने और फिर धीरे धीरे बढ़ते खौफ की लहरें थियोड़ा गया जो हालात की गंभीरता को समझ रहे थे। टाइटैनिक के सेफ्टी इंतजामों में एक क्रिटिकल और फेटल फ्लॉ था लाइफ बोट्स की अपर्याप्त संख्या। उसकी 20 लाइफ बोट्स में सिर्फ लगभग 1178 लोग ही आ सकते थे। इवैक्यूएशन प्रोसेस खुद ही कंफ्यूजन, इंडिसीजन और तैयारी की कमी से भरा हुआ था। कई क्रू मेंबर्स को अपनी ड्यूटीज के बारे में या लाइफ बोट डेविड्स को एफिशिएंटली कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में पक्का पता नहीं था। बढ़ती हुई पैनिक के बीच बेमिसाल बहा थ्योरी और सेल्फलेस सैक्रिफाइस के काम भी हुए, लेकिन डेस्परेशन और कायरता के पल भी आए। ऐसी कई कहानियां हैं कि कैसे मर्थियों ने औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में जाने के लिए रास्ता दिया और कैसे जहाज का ऑर्केस्ट्रा मशहूर तौर पर डेक पर बजाता रहा ताकि डूबते जहाज पर पैसेंजर्स शांत रहें। फर्स्ट क्लास की औरतों और थर्ड क्लास के मर्थियों के सर्वाइवल रेट्स में जो फर्क था उसने मौत के सामने भी मौजूद सामाजिक भेदभाव की एक साफ तस्वीर पेश की। जैसे ही टाइटैनिक ने अपनी आखिरी डुबकी लगानी शुरू की, उसके वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हैरल्ड ब्राइड बिना थके काम करते रहे, डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहे। एम्थेड की ये पुकार क्यूनार्ड लाइनर RMS कारपेथिया ने सुनी, जो कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन की कमांड में थी और लगभग 58 नॉटिकल माइल्स थी और थी। कारपेथिया 15 अप्रैल 1912 को सुबह लगभग 4 बजे घटनास्थल पर पहुंची। टाइटैनिक के लहरों के नीचे पूरी तरह गायब होने के करीब 1.5 घंटे बाद कारपेथिया के क्रू ने कई घंटों तक मेहनत से काम किया। टाइटैनिक की लाइफ बोट से बचे हुए लोगों को ध्यान से जहाज पर चढ़ाया। आखिर में टाइटैनिक पर सवार लगभग 124 लोगों में से सिर्फ करीब 705 से 712 लोगों को ही कारपेथिया बचा पाई। 1500 से ज्यादा मर्थियों, औरतों और बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, जिससे ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे जानलेवा कमर्शियल समुद्री हादसों में से एक बन गया। टाइटैनिक हादसे से जुड़े सबसे पुराने और कंट्रोवर्शियल रहस्यों में से एक है SS कैलिफोर्नियन का कुछ न करना। ये लेलैंड लाइन का स्टीमर रात के लिए एक आइस फील्ड में रुका हुआ था। टाइटैनिक जहां डूबा उसके काफी करीब कैलिफोर्नियन पर मौजूद ऑफिसर्स ने थियोर से सफेद रॉकेट्स देखे, वैसे ही जैसे टाइटैनिक डिस्ट्रेस सिग्नल्स के तौर पर छोड़ रहा था। ये सब देखने के बावजूद और कुछ ऑफिसर्स के अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को अलर्ट करने की कोशिशों के बाद भी इन्वेस्टिगेट करने या एम्थेड करने के लिए कोई पक्का कदम नहीं उठाया गया। देशकों से कई कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आई हैं जो इस हादसे के लिए अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करती हैं। इन बड़े कंट्रोवर्सीज के अलावा दूसरे सवाल और छोटी मोटी मिस्ट्रीज आज भी रिसर्चर्स और एंथुसियास्ट्स को अपनी ओर खींचती हैं। इस ट्रेजेडी का इंसानी पहलू भी कई अनकही कहानियां और अधूरे सवाल समेटे हुए है। टाइटैनिक हादसे के फौरन बाद जनता में भारी गुस्सा था और अकाउंटेबिलिटी की मांग उठ रही थी। अटलांटिक के थियोनों तरफ ऑफिशियल जांचें शुरू की गईं, सबसे खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट और ब्रिटिश रेक कमिश्नर थे वारा। इन इन्वेस्टिगेशंस में डूबने से पहले की घटनाओं, क्रू के बर्ताव, सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी और रेगुलेटरी फेलियर्स की बारीकी से पड़ताल की गई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री सेफ्टी में बड़े बिठलावों के लिए एक जबरदस्त वजह बना। सबसे अहम नतीजा था 1904 में पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलास का बनना। इस लैंडमार्क ट्रीटी ने बुनियादी बिठलावों को जरूरी कर दिया, जैसे कि लाइफ बोट कैपेसिटी सभी लोगों के लिए काफी होना, मैंडेटरी लाइफ बोट ड्रिल्स और पैसेंजर जहाजों पर 24 घंटे रेडियो वॉच रखना। 73 सालों तक टाइटैनिक अपनी पानी की कब्र में बिना किसी छेड़छाड़ के पड़ा रहा। उसकी सही जगह एक रहस्य थी। फिर 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड और जीन लुई मिशेल के नेतृत्व में एक फ्रैंको अमेरिकन थेल ने अटलांटिक की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे उसके मलबे को खोज निकाला। टाइटैनिक की कहानी उसके डूबने के 100 साल से भी ज्यादा समय बाद भी लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई है।
स्टेटिस्टिक्स और टेक्निकल फेलियर से परे ये इंसानी कहानियां हैं, हिम्मत, बलिदान, नुकसान और बचने की, जो टाइटैनिक को एक अमर कहानी, एक इमॉर्टल स्टोरी बनाती है, जो हमेशा हमारी यादों में बसी रहेगी।